Hello everyone, my name is Sanjana Garg. So my today's topic is adaptive radiation in reptiles. तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और स्पेशली हम एडेप्टिव रेडिएशन रेप्टाइल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जो रेप्टिलिया क्लास है उसमें एडेप्टिव रेडिएशन कैसे पाया जाता है और टेस्टिडाइंस में कैसे पाया जाता है, कैरिबियन एनोल्स लिजार्ड में कैसे पाया जाता है, पाइगोपोडेट्स में कैसे पाया जाता है और स्नेक्स में एडेप्टिव रेडिएशन हमें किस तरह से देखने के लिए मिलता है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो एडेप्टिव रेडिएशन जो टर्म है सबसे पहले वो ओसबॉर्न ने दिया है 1902 में। और एडेप्टिव रेडिएशन मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक कोई कॉमन एंसेस्टर होता है और उससे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ या कह सकते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जब डेवलप होते हैं अपनी हैबिट्स के बेसिस पे, तो इसको हम एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी सिंगल एंसेस्टर होगा और जो उससे नई बनने वाली स्पीसीज़ होंगी वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगी। और वो किस तरह से होंगी, जहाँ जिन भी हैबिटेट्स में वो डेवलप हुई हैं उन हैबिटेट्स के बेसिस पे वो होंगी। एडेप्टिव रेडिएशन 3 टाइप का होता है। फर्स्ट हो गया जनरल एडेप्टिव रेडिएशन, सेकंड है एडेप्टिव रेडिएशन बाय एनवायरमेंटल चेंज, यानी कि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो एडेप्टिव रेडिएशन हमें देखने के लिए मिलता है। थर्ड हो गया एडेप्टिव रेडिएशन इन आर्चियोपेलागोज। आर्चियोपेलागोज क्या होते हैं? ये आइलैंड्स होते हैं, जैसे कि हमने गैलापागोस आइलैंड के बारे में पढ़ा था। तो उसी तरह से आइलैंड के ऊपर अगर किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में कुछ ऑर्गेनिज्म एडेप्टिव रेडिएशन को अपनाते हैं तो ये थर्ड वाला टाइप ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन होगा। अब एडेप्टिव रेडिएशन के कॉजेज़ क्या हैं? तो कुछ साइंटिस्ट ने इसके लिए अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं और कॉजेज़ दिए हैं। तो सबसे पहले हम सिम्पसन की बात करेंगे। तो इन्होंने जो एडेप्टिव रेडिएशन बताया है वो 3 तरीके से बताया कि 3 तरीके से जो एडेप्टिव जोन्स हैं वो क्रिएट होते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन आता है। फर्स्ट हो गया इवोल्यूशन ऑफ अ की इनोवेशन, सेकंड डिस्पर्जल इनटू अ न्यू हैबिटेट एंड थर्ड है एक्सटिंक्शन ऑफ एंटागोनिस्ट। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू स्क्लूटर, ecological opportunities trigger adaptive radiation, and third is mass extinction. Mass extinction is a prerequisite to adaptive radiation. तो एडेप्टिव रेडिएशन के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है शेयरिंग अ कॉमन एंसेस्ट्री, मतलब कि हमारा जो एंसेस्टर होता है वो यहाँ कैसा होता है, कॉमन होता है और उसी से ही डिफरेंट डिफरेंट डिसेंडेंट्स बन के तैयार होते हैं। सेकंड फिनोटाइप एनवायरनमेंट कोरिलेशन एंड थर्ड हो गया रैपिड स्पीशिएशन। इससे एडेप्टिव रेडिएशन से क्या होता है कि जो नई नई स्पीसीज होती हैं वो जल्दी जल्दी इवॉल्व होती हैं। फोर्थ है ट्रेड यूटिलिटी, और यहाँ पर जो ट्रेड्स होते हैं वो यूटिलाइज हो पाते हैं। ये फिगर में दिखाया हुआ है एंसेस्ट्रल स्पीसीज में डाइवर्जेंसी आई और उससे क्या हुआ कि इनमें जो एक्सटेंशन का चांस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और मल्टीपल डिसेंडेंट स्पीसीज बन के निकल कर आती हैं कुछ टाइम के बाद। फिर रेप्टाइल्स एंड देयर इवोल्यूशन, ये जो रेप्टाइल्स हैं ये क्या हैं और इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ये जो रेप्टाइल्स हैं वो एक्टोथर्मिक एमनियोट्स हैं। एक्टोथर्मिक मीन्स होता है जो अपने बॉडी टेम्परेचर, इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो इंटरनल बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा मोस्टली ये क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं और इनके अंदर ड्राई और स्केली स्किन की भी प्रेजेंस देखने के लिए मिलती है। ये जो रेप्टाइल्स हैं वो पैलोजोइक एरा के कार्बोनिफेरस पीरियड में सबसे पहले इनमें इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और ऐसा माना जाता है कि जो रेप्टाइल्स हैं वो एम्फीबियन एंसेस्टर्स से आए हैं, मतलब कि जो रेप्टाइल्स हैं वो किससे डेवलप हुए हैं, एम्फीबियंस से डेवलप हुए हैं। अब हम देखेंगे इसकी डिफरेंट क्लासेस, रेप्टिलिया क्लास के अंदर किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एडेप्टिव रेडिएशन आया है। तो जो प्रिमिटिव रेप्टाइल्स थे वो कैसे थे? टेरेस्ट्रियल हर्बीवोर टाइप थे, टेरेस्ट्रियल कार्निवोर, बोरोइंग टाइप, एक्वेटिक एंड फ्लाइंग। टेरेस्ट्रियल हर्बीवोर मतलब जो लैंड पे रहते हैं और कैसे होते हैं, हर्बीवोरस नेचर के होते हैं। सेकेंड है टेरेस्ट्रियल कार्निवोर, लैंड पर ही रहने वाले बट कार्निवोरियस नेचर। थर्ड हो गया बोरोइंग रेप्टाइल्स, जो क्या करते हैं कि ऐसे ज़मीन को खोद कर वहाँ पर रहते हैं।
फोर्थ हो गया एक्वेटिक रेप्टाइल्स, जो कि पानी में रहने वाले रेप्टाइल्स होते हैं। और फिफ्थ हो गया फ्लाइंग रेप्टाइल, जो उड़ते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं रेप्टाइल्स के, जैसे स्टेगोसेरस हो गया, इचियोसेरस हो गया और टायरेनोसोरस हो गया। वाइपर, ड्रैको। ड्रैको एक बड़ी सी टाइप की छिपकली होती है। फिर एडिप्टिव रेडिएशन हम देख रहे हैं टेंट्योडाइंस में। टेंट्योडाइंस लास्ट ट्रायसिक पीरियड में इवॉल्व हुए हैं और दे हैव रीच ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी बाय द एंड ऑफ द क्रेटेशियस पीरियड तक इनमें बहुत सारे टाइप की डाइवर्सिटी हमें देखने के लिए मिली। अब इनके एंसेस्टर्स हम किन किन को कंसीडर कर लेते हैं, जैसे टॉर्टोइज जो कि टेरेस्ट्रियल टाइप है, टर्टल इक्वेटिक टाइप है और टेरापिन्स ये सेमी इक्वेटिक टाइप है, मतलब कि ये लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। फिर हम कैरेबियन एनोल्स लिजार्ड के अंदर एडेप्टिव रेडिएशन देखते हैं। ये जो कैरेबियन एनोल्स हैं ये एक रिमार्केबल इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को शो करती हैं और ये एविडेंस भी हैं एडेप्टिव रेडिएशन का। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, 6 इकोमॉर्फ हम इसके देख रहे हैं, जैसे क्राउन जाइंट हो गया, ट्रंक क्राउन हो गया, ट्रंक हो गया, ट्विंग हो गया, ट्रंक ग्राउंड हो गया, ट्रंक बुश हो गया। तो ये 6 टाइप के डिफरेंट कैरेबियन एनोल्स हमने देखे हैं। एडेप्टिव रेडिएशन इन्होंने किस तरह से अचीव किया है। अब जैसे ये एक ट्री दिखाई दे रही है, तो इसमें ये इनकी पोजीशनिंग रिप्रेजेंट कर रखी है कि जितने भी ये कैरेबियन एनोल्स हैं ये किन किन जगहों पे पाए जाते हैं, तो उस बेसिस पे इन्होंने खुद अडेप्ट किया है। ये कुछ इनके फोटोज़ दिखाई हुई हैं। देन आगे चलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन इन पाइगोपोडिड्स। पाइगोपोडिड्स कौन से होते हैं? पाइगोपोडिड्स आर रेफर टू लेगलेस लिजार्ड। ये लेगलेस लिजार्ड होती हैं, जैसे कि स्नेक लिजार्ड वगैरह की बात कर सकते हैं। और ये मोस्टली ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनिया इन जगहों पर पाए जाते हैं। और जो मॉडर्न पाइगोपोडिड्स स्पीसीज होती हैं वो उनकी जो बिगनिंग हुई है वो मायसिनी से हुई है। ये पाइगोपोडिड्स एंसेस्टर्स में ये पाइगोपोडिड्स में 4 टाइप के ऑर्गेनिज्म हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे डेल्मा, लाइसिस, पाइगोपस और एप्रेसिया। आगे चलते हैं, क्रोकोडाइल्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्रोकोडाइल्स ने कैसे रेडिएशन को अडेप्ट किया। तो यहाँ पर ये जो क्रोकोडाइल एंसेस्टर हैं ये 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइडेड है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड ग्रेवेलिस। ये तीनों दिखते तो एक जैसे ही हैं, क्रोकोडाइल जैसे ही दिखते हैं, लेकिन ये अपने अपने हैबिटाट के बेसिस पे और इनके स्ट्रक्चर और लिविंग हैबिट्स के बेसिस पे ये डिफरेंट है। और ये जो क्रोकोडाइल है मोस्टली इनको जो देखा गया था वो ट्रायसिक पीरियड से इनकी शुरुआत मानी जाती है। अब जैसे क्रोकोडाइल और एलिगेटर को ही हम कंपेयर करने लगे, तो जो क्रोकोडाइल होता है वो उसका जो मुंह होता है वो ज़्यादा चोंचनुमा होता है एलिगेटर के कंपैरिजन में। एलिगेटर का जो मुंह का शेप होता है वो यू शेप होता है और क्रोकोडाइल का वी शेप होता है। और क्रोकोडाइल का जो हेड होता है वो काफ़ी हैवी होता है और साथ ही साथ जो बाइटिक होती है क्रोकोडाइल की वो काफ़ी स्ट्रांग होती है एलिगेटर के कंपैरिजन में। क्रोकोडाइल किस जगह पे रहते हैं? मोस्टली ये मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं, बट एलिगेटर जो होता है उसके पास सॉल्ट सीक्रेटिंग ग्लैंड नहीं होती, जिसकी वजह से वो ओनली फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर सकता है। और उसी तरह से अगर थर्ड को हम कंपेयर करें ग्रेवेलिस को, तो ग्रेवेलिस कैसा होता है? जिस तरह से क्रोकोडाइल का मुंह वी शेप होता है, तो ग्रेवेलिस का जो मुंह होता है वो और भी ज़्यादा पतला होता है। इसकी जो स्नोट होती है वो बहुत पतली होती है। तो इस तरह से इन्हें डिफरेंट टाइप के डिविजन्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। फिर आगे सिग्निफिकेंस की बात करें कि इनके जो इवोल्यूशन है वो हमें किस तरह से मदद करते हैं, किन किन चीज़ों में। तो एक तो नए टैक्सॉन्स का फॉर्मेशन इनसे होता है, दूसरा इवोल्यूशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे पास और भी ज़्यादा कहीं बेटर सोर्स होते हैं इन सब एवेबिलिटी के, और लेस पॉसिबिलिटी होती है एक्सटेंशन की। जब नई नई स्पीसीज़ बनती हैं तो कोई भी स्पीसीज़ विलुप्त हो जाएगी, इस चीज़ की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम होती है। थैंक यू।